नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में वन संपदा, खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध होने के साथ साथ संस्कार, संस्कृति और धार्मिक रूप से भी उन्नत और संपन्न है। मध्य प्रदेश में अथाह खनिज भंडार, निवेश और उद्योग की असीमित संभावना है, यानी पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय मध्य प्रदेश खनन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव इसे कहा जा रहा है और खनिज संपदा से संपन्न मध्य प्रदेश खनिज संपदा में अपार संभावनाएं रखता है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक प्रदेश है। लगातार मध्य प्रदेश की हीरा की चर्चा दुनिया भर में होती आई है और मैग्नीज और कॉपर अयस्क के उत्पादन में भी देश में पहला स्थान मध्य प्रदेश रखता है। रॉक फॉस्फेट उत्पादन में दूसरा स्थान है, चूना उत्पादन में तीसरा स्थान है, कोयला उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है। गौरतलब है कि मिनरल ऑप्शन के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है और मध्य प्रदेश में खनिज संपदा की भरपूर संभावनाएं हैं, जिनमें एल्यूमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों और नवाचारों से मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को लाभ मिलेगा। हमारी समृद्ध भूगर्भ संपदा में अनेक संभावनाएं छिपी हैं। इन सुधारों के क्रियान्वयन और नवाचारों को अपनाने से प्रदेश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। खनन प्रक्रिया में लाई गई पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था से खनन क्षेत्र को लेकर समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देश का पहला 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, देश का पहला माइनिंग कॉन्क्लेव है 2 दिवसीय, जिसका आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 और 18 अक्टूबर तक चलेगा और इस कॉन्क्लेव में कई सेशन, कई सत्र होंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, राजस्व और व्यवसाय बढ़ाने के लिए देश के कारोबारियों ने अपने सुझाव दिए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश की खनिज से प्राप्त राजस्व देश में 5वें नंबर पर है, यानी जो खनिज से राजस्व की प्राप्ति होती है वह देश में 5वें स्थान पर आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से खनिज संपदा से राजस्व तो प्राप्त होगा ही, साथ ही नदियों का संरक्षण, रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। अपने निवेशकों को आमंत्रित करें और निवेशकों को कि मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार के द्वारा दिए जा रहे अलग अलग प्रकार की सुविधाओं से भी उनको रूबरू कराएं। इसलिए न केवल प्रदेश में बल्कि देश के भी अलग अलग सेक्टर में जाकर के हम रोड शो के माध्यम से हमारी निवेश की सभी पॉलिसियों के बारे में बता रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बंबई सहित बंबई, कोयम्बटूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता इत्यादि शहरों में हमने अपने रोड शो किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है, बहुत जल्दी मध्य प्रदेश अब इस सेक्टर में भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो लगातार खनिज क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर जो प्राकृतिक संपदाएं मध्य प्रदेश को मिली हुई है, इसी पर सरकार और भी फोकस कर रही है, जिससे रोजगार समेत तमाम बिंदुओं पर सरकार का फोकस। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ प्रवक्ता अजय धवले जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले धवले साहब, आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से 2 दिवसीय खनिज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, माइनिंग कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, सरकार कई नवाचार कर रही है। जो प्राकृतिक संपदाएं पहले से मध्य प्रदेश को मिली हुई हैं, अब उनको नए तरीके से प्रेजेंट करते हुए निवेश की बात की जा रही है। अब कहीं ना कहीं निवेश बढ़ेगा, तो मुझे लगता है कई दिशाओं में इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। क्या कुछ सरकार की रणनीति है और अभी तक क्या कुछ आउटपुट निकलकर सामने आया है? क्योंकि विपक्ष का सवाल होता है, इवेंट होते हैं लेकिन आउटपुट कितना मिलता है, तो सवाल आपसे, कितना आउटपुट मिला है और इस 2 दिवसीय जो कॉन्क्लेव है उसका कितना महत्व आप देख रहे हैं? ऋषभ जी, पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो जिस प्रकार का नवाचार किया है माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से, देश के लगभग 600 से अधिक स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके साथ में किस प्रकार से हम जो मध्य प्रदेश का माइनिंग पोटेंशियल है उसको किस प्रकार से एक्सप्लोर किया जाए और साथ साथ जो हमारे पास में अबेंडन मिनरल रिसोर्सेस है उनका किस प्रकार से हम लोग एक्सप्लोरेशन कर सके और मध्य प्रदेश में रोजगारों का सृजन कर सके। साथ साथ मध्य प्रदेश के जो ऐसे अनटैप्ड एरियाज है जहां पे अबेंडन मिनरल रिसोर्सेस हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप देखेंगे एक कंप्लीट सेशन सिर्फ डिजिटल किस प्रकार से माइनिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें मशीन लर्निंग है, डिजिटल एक्सप्लोरेशन है, इन सारी बातों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस कॉन्क्लेव में रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंशन बड़ा साफ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर जो दिशा निर्देश मध्य प्रदेश के सारे ब्यूरोक्रेट्स को दिए हैं कि मध्य प्रदेश
माइनिंग की संभावनाओं को एक ऐसा राज्य है जिसने पोटेंशियली अच्छे से ग्रोन किया। हमने देखा कि पहले देश में एक साथ 51 ब्लॉक का ऑक्शनिंग की बात हो या उसके बाद में दूसरे वर्ष 29 ब्लॉक का एक साथ ऑक्शन हो, मध्य प्रदेश को इसके लिए भारत सरकार से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका था, क्योंकि हमारी जो ऑक्शनिंग की पॉलिसी वो काफी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी और ये बहुत ही रेडी टू यूज ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी। तो इसको कहीं ना कहीं इन सब बातों को भारत सरकार ने भी प्रोत्साहित किया है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये केंद्र की ओर से प्रोत्साहन मिला कि मध्य प्रदेश में जो अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज है उन्हें यूटिलाइज करने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार के कॉन्क्लेव का विचार आया और आज आप देखेंगे कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन है। आज समापन सत्र होना, माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन उसमें होना है, जो वहां पे जिस प्रकार की बातें हैं, जिसमें अभी इस कॉन्क्लेव के माध्यम से ही जो स्टेक होल्डर्स को बताया गया कि मध्य प्रदेश में लगभग अगले 200 वर्ष चलेगा ऐसे कोल ब्लॉक्स हैं, फिर सरप्लस मध्य प्रदेश के पास बिजली है, पानी की जो व्यवस्थाएं लगती है वो बहुत अबंडेंट है, उसके बाद बेहतर सड़कों का जाल है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी आवश्यकता होती है मिनरल रिसोर्सेज के लिए, ईज ऑफ डूइंग में बिजनेसेस के ईज ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश हमेशा से अग्रणी रहा है। मध्य प्रदेश के लेबर लॉज है वो काफी हम कहेंगे जिसको कि लुक्रेटिव लेबर लॉज जिसको हम कहेंगे, प्राकृतिक संसाधनों में मध्य प्रदेश में प्रचुरता है और निवेशकों के लिए जो सिंगल विंडो का सिस्टम मध्य प्रदेश सरकार ने बना के रखा है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो मध्य प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। और जो कांग्रेस का आपने प्रश्न कहा कि कांग्रेस हमेशा से इवेंट पर सवाल उठाती है, तो मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में अगर हम कोई भी अगर नवाचार करने जाए या कोई भी विकास की अगर बात करें तो कांग्रेस को उसको सवाल उठाना लाजमी है। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन हमको मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, आप विपक्ष के सवालों को सराह रहे हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण आपने प्रतिक्रिया दी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, वो कह रहे हैं आप महत्वपूर्ण भूमिका में है, विपक्ष में सवाल आप उठाते हैं और इससे पहले भी कई बार विपक्ष के सवालों को लेकर पीएम मोदी भी संसद में बयान दे चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपसे इस पूरे कॉन्क्लेव को लेकर, अब प्राकृतिक संपदा या खनिज संपदा की बात करें तो मध्य प्रदेश को प्रकृति ने भरपूर नवाजा है, लेकिन जिस तरीके से अब नई नीति के तहत सरकार आगे काम कर रही है, इससे काफी रोजगार की बात हुई, निवेश आएगा, तो काफी बिंदुओं पर चर्चा भी हो रही है और उसका आउटपुट भी मिलेगा कम से कम ऐसे कॉन्क्लेव के जरिए। तो अभी ये कहा जा सकता है जमीन पर कितनी स्थिति बनती है उस पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन कितना स्वागत आप कॉन्क्लेव का करेंगे और जो कुछ धवले जी ने कहा उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? धर्मेंद्र जी। बिल्कुल, नमस्कार ऋषभ जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और निश्चित तौर पर कोई भी अगर नवाचार कोई भी सरकार करती है, उस राज्य के नागरिक के नाते, एक पार्टी के प्रतिनिधि के नाते उस नवाचार का स्वागत करना चाहिए। मैं भी स्वागत करता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं अजय जी से पूछना चाहूंगा, आपने कितने सारे एमओयू इससे पहले साइन किए, कितने सारे इन्वेस्टर सबमिट कराए, क्या हुआ? धरातल पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जो आप ये प्राकृतिक संसाधनों का मैं तो अवैध उत्खनन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलकर कर रहे हैं, उसको लीगली रूप से आप करने की एक नई प्लानिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरा तो एक बड़ा आरोप है, ये जो ठीक है धर्मेंद्र जी, स्पष्ट करते चले जाइए। अच्छा, आपकी बढ़िया आप तर्क उठा रहे हैं, स्पष्ट कीजिए पूरी बातों को कि किस तरीके से अवैध माइनिंग हो रही है। मैं अवैध माइनिंग जो हो रही है उसको अब लीगली करने के तरीके से, अब इनके क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 1 और नंबर 2 है उनके सबसे करीबी व्यक्ति हैं गौतम अडानी। अब अडानी जी को कैसे मध्य प्रदेश में यहाँ की संपदा का खनन करने का के लिए लाया जाए, उसकी तैयारी है। आप देखिए अभी छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई लोग कल बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हसदेव सहायक जंगल को किस प्रकार से अडानी ग्रुप के लोगों द्वारा काटा जा रहा है, और वहां की सरकार ने पूरा का पूरा जंगल भाजपा के मित्र नरेंद्र मोदी और शाह साहब के करीबी मित्र अडानी जी को सौंप दिया है कि आप पूरे छत्तीसगढ़ की संपदा को निचोड़िए और पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दीजिए। उसी क्रम में ये भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार आगे बढ़ रही है, और आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में अडानी ग्रुप ये सारी संपदाओं का खनन करने जाएगा। और वही हाल जो आज हसदेव सहाय के जंगलों का हो रहा है, वही शायद मध्य प्रदेश के जंगलों, वही हाल मध्य प्रदेश के जंगलों का भी होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता हम दो और हमारे दो से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। इनकी स्थिति ये है कि हर महीने हमारे जो मुख्यमंत्री है माननीय मोहन यादव जी, वो हर महीने अमित शाह जी से मिलने जाते हैं, पूरा हिसाब किताब देकर आते हैं सरकार का, चूंकि क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री चिट्ठी के द्वारा बने। तो सर क्या आपत्ति है इसमें? क्या आपत्ति है? सरकार के पूरा तालमेल के साथ काम होता है।
क्योंकि वो एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री की तरह यहाँ बैठे हैं और वो मोदी शाह की सह पर अडानी ग्रुप को मध्य प्रदेश में लॉन्च करने के लिए किसी भी प्रकार की कई प्रकार की स्कीमें लाने की तैयारी में है और ये उसकी वानगी है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हसदेव शाही बहुत बड़ा जंगल है और वो मतलब आदिवासी भाइयों के गौरव से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की डिबेट में इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है अजय जी, वो तमाम बातें कह रहे हैं। ठीक है, वही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला। ठीक है, वो उदाहरण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का, यही हाल मध्य प्रदेश का होने वाला है। कई तर्क है अब अडानी को लेकर, उनके कहे कि जो माइनिंग से उसको अवैध को अब लीगल किया जा रहा है और तमाम तरीके से उन्होंने अपने तर्क दिए हैं। क्या कुछ सरकार की इसको प्लानिंग है? क्योंकि चीजें अगर आप भी स्पष्ट करते चलेंगे तो मुझे लगता है जनता बेहतर तरीके से समझती है। रोजगार के अवसर जब पैदा होते हैं तो जमीन पर वो देखते हैं, लेकिन जो आरोप कांग्रेस के, मैं चाहूंगा उनको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मुझे लगता है रितेश जी, कांग्रेस थोड़ा सा इतिहास उठाकर देख ले कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। रेड कारपेट किसने बिछाया था अडानी एंटरप्राइजेस के लिए? बता दें, भूपेश बघेल इनके मुख्यमंत्री थे। अभी इनके तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी दावोस में जाके, मैं आपको सिटी पे बता रहा हूँ, दावोस में जो इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुआ वहां जाकर रेवंत रेड्डी ने 18,000 करोड़ का एक प्राइमा फेसी डील किया था कि तेलंगाना में अडानी एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट करे। फिर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में इनकी सरकार हुआ करती थी, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और वहां के इन्वेस्टर समिट में बाय चीफ मिनिस्टर का ऑफिस मैं नॉट इन्वेस्टर फ्लोट करता है अडानी एंटरप्राइजेस को, क्या आप आइए राजस्थान में इन्वेस्ट कीजिए। और एन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने अडानी एंटरप्राइजेस के साथ में साइन किए। तो ये कोई पहली बात नहीं, देश के वेल्थ क्रिएटर्स हैं, प्रत्येक राज्य में जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने, जो इनके राहुल गांधी जी की आदत है और जो हमारे कांग्रेस के साथी भी इस प्रकार से कह रहे हैं, तो ये मंशा स्पष्ट होती है। देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देके देश की तरक्की नहीं होगी। आज हम जानते हैं कि इन देश के वेल्थ क्रिएटर की वजह से ही आज हमारा देश का इकोनॉमी बूम कर रहा है, जिसमें कि जब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को भारत अग्रसर है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के उद्योगपतियों का उसमें बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आप इस कॉन्क्लेव में एक कंप्लीट डेडिकेशन इस बात पे भी हो रहा है ऋषभ जी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम कहें कि पर्यावरण संतुलन के साथ में खनिज संपदा का दोहन किस प्रकार से है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और शायद हमारे कांग्रेस के साथी जानते नहीं कि किसी भी माइनिंग लीज को सैंक्शन करने के पहले भारत सरकार की एक अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, उसका एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि जब एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मिलते हैं तो आपको वहां के रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट किस प्रकार से हो रहा है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स के लिए आपकी क्या योजना है, और जो पर्यावरण संतुलन की हम बात करते हैं, ये बहुत सारी बातें ध्यान में रखकर ही किसी भी मिनरल एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट को सैंक्शन दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि यही विषय यदि रहे तो आज भी हम फिर उसी वाले मानसिकता में चले जाएंगे, जब हम हमारी जो आज हमारे रिसोर्सेस हम उनका दोहन नहीं कर पाएंगे, प्रचुर मात्रा में जो हमारी खनिज संपदा है उनका दोहन नहीं कर पाएंगे, और हम आज जो तरक्की का मापदंड है वहां पे हम पीछे रह जाएंगे। एक तरफ तो आप प्रश्न लगाते हैं कि रोजगारों का क्या हो रहा है, सरकार इंडस्ट्रियल ग्रोथ का क्या है, तो आज हम सब आंकड़े आपके सामने रखते हैं, आज हम सब आंकड़े देश के सामने रखते हैं कि किस प्रकार से भारत विकसित बन रहा है। इसमें ये सारे विषय महत्वपूर्ण हैं। हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन महत्वपूर्ण है, हमारा माइनिंग रिवॉल्यूशन महत्वपूर्ण है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवॉल्यूशन महत्वपूर्ण है, हमारे सर्विस सेक्टर का रिवॉल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जब बातें आप समग्रता से देश का विकास करने जाते हो तो एक उस पर आप उद्योगपतियों के हाथ में देश सौंप रही है। ये इस प्रकार की जो उच्च राजनीति। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए कांग्रेस आरोप लगाती है कहाँ है रोजगार, कहाँ इंडस्ट्रीज, अब वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो इसमें भी आपको आपत्ति है? ठीक है, पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि अगर कुछ नियम है, कुछ बिंदु हैं, उनसे उनको मजदूरी के लिए केंद्र से मिलना प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो इसमें आप चिट्ठी वाला सीएम कहकर इस तरह के आरोप मुझे लगता है गुमराह करने वाली बात हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से आप निवेश को लेकर चर्चा करते हैं, चाहे अडानी का एग्जाम्पल देते हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र आप करते हैं, लेकिन बात फिर राजस्थान की भी होती है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी अडानी से चर्चा की निवेश को लेकर, उनको भी फिर आप कहें कि जिक्र उनका कीजिए। तमाम आप पर भी आरोप यहाँ पर नजर आते हैं। फिर धर्मेंद्र जी, ऋषभ जी, मध्य प्रदेश में 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन्होंने 20 साल में रोजगारों के लिए कितना काम किया, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, यहाँ का युवा जानता है। आज बेरोजगारी का क्या हाल है आप भी जानते हैं, आपसे भी छुपा नहीं है, आप इतने समय से कवर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए अवैध उत्खनन का क्या हालत है मध्य प्रदेश में? रेत की माइनिंग हो, पत्थर की माइनिंग हो, आईपीएस अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है।
पटवारी को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, पुलिस वालों के ऊपर डंपर चढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, लगातार अवैध माइनिंग की घटनाएं मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से केवल और केवल उन अवैध माइनिंग करने वाले लोगों का पालन पोषण कर रही है। कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मुरैना में एक आईपीएस शहीद हो गया अवैध माइनिंग के कारण, लेकिन भाजपा की सरकार को शर्म नहीं आई। तो आप ठीक है, जल्दी से अजय जी इस पर एक क्विक रिएक्शन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस पर, क्योंकि अवैध माइनिंग को लेकर महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात जी। आज आप कह रहे हैं कि हम दोहन, अरे दोहन आप प्रकृति का कितना दोहन करेंगे, बिल्कुल करिए, लेकिन उसका राजस्व भी तो बढ़ाइए, प्रदेश को भी तो लाभ दिलाइए। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब भर जाए, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उद्योगपतियों की जेब भर देश जाए। में 5वां स्थान है सर राजस्व के मामले में। मुझे लगता है कि आगे अगर व्यवस्थाएं बेटर होती तो बढ़ेगा। प्रदेश की प्राकृतिक जो संपदा है उसको आप तहस नहस कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप ठप कर दीजिए। आप ठीक है, कानून व्यवस्था, मुझे लगता है माइनिंग पर भी सवाल आ जाते हैं। ब्रांडिंग करते हैं। धबले जी पहले माइनिंग को लेकर जो उन्होंने बातें कही इस पर आप स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है ऋषभ जी आंकड़े अपने आप में स्पष्ट में है। आज देश के टॉप 10 राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य है। इनकी सरकारें होती थी, मध्य प्रदेश नेगेटिव ग्रोथ वाला राज्य था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी नेगेटिव हुआ करती थी। और पॉजिटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। पॉजिटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ हम देश की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, मध्य प्रदेश की जनता बार बार अपने जनादेश के माध्यम से ऐसी सरकार को चुन रही है जिसने संकल्प पूर्ति की है। जो जो संकल्प हमने लिए उन संकल्पों की पूर्ति की, इसलिए बार बार मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। रही बात इस माइनिंग कॉन्क्लेव की, जिस मंशा के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नवाचार किया है, निश्चित रूप से आज विकसित भारत में विकसित मध्य प्रदेश का योगदान रहेगा। आने वाले कुछ सालों में मध्य प्रदेश जो माइनिंग सेक्टर को हम एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं वहां पे अग्रणी साबित होगा। और आज जिन बूस्ट, इकोनॉमिक बूस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश की जो प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, देखिए धर्मेंद्र जी तमाम बातें, मुझे लगता है तर्कों पर चर्चा होती बेटर होता है। लेकिन देखिए आपने तमाम तरीके से आरोप लगाए, विपक्ष रूप में है तो निश्चित तौर पर आपके आरोप भी स्वीकार्य योग्य होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगाते हैं, चाहे माइनिंग को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, या फिर जमीन पर ये प्रोजेक्ट नहीं उतर पाते हैं आरोप लगाते हैं, सवाल यहां पैदा होता है कि कांग्रेस के आरोप, कांग्रेस के तर्क जनता क्यों नहीं समझ पाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ऐसा होता है। अभी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और फिर उपचुनाव होना है, तो क्या वजह है कि आपके आरोप यहां पर जो तर्क है वो जनता नहीं समझ पा रही है? क्योंकि अगर बीजेपी अपना मॉडल दे रही है तो जनता उसे स्वीकार करती है, भरोसा करती है। इसका मतलब तो है कि लोकतंत्र में जो परिणाम देती है, लोकतंत्र में जो सही गलत तय होता है वो जनता तय करती है। तो कम से कम वो जनता सराह रही है बीजेपी की सरकार को। ऋषभ जी ये मेरे आरोप नहीं है, ये यथार्थ है, आप भी जानते हैं। आप इतने समय से खबर कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए आपने कार्रवाई की, माइनिंग की बात की, तो सरकार ने भी एक आंकड़ा बताया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो जनता ने किसको स्वीकार किया? आप मुझे बताइए, अभी कुछ समय पहले एक पटवारी जी को अवैध माइनिंग करने वालों ने कुचल दिया, क्या कार्रवाई हुई उसमें? क्या अजय जी बता सकते हैं बैठ के? नहीं बता सकते। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल नई बातें करते हैं, नई जुमलेबाजी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रही बात लोकतंत्र में चुनाव हारने जीतने की, ये बात आप सच कह रहे हैं कि हम स्वीकार करते हैं, जनता ने हमको नकारा, लेकिन उसके कई कारण है। उसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने आपको सरकार दी है, आपको बहुमत दिया है अपनी बेहतरी के लिए, तो आप उनका बेहतर करिए ना। आप उनको ठगने का काम मत करिए। आप हर बार हिंदू मुसलमान करके, धर्म की राजनीति करके, तमाम तरह की जुमलेबाजी कर 15 लाख खाते में आएंगे, इस तरीके की झूठी बातें कर सरकार बना ले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जनता का हित नहीं करेंगे। अरे सरकार बनती जनता की बेहतर करने के लिए, बेहतरी करने के लिए। तो आप भी बेहतर करिए, मध्य प्रदेश की जनता के साथ बेहतर न्याय करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन अजय जी, वो जिस तरीके से कांग्रेस का आरोप रहता है यही कि चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता है, उनके जो तर्क हैं वो तब भी खड़े रहते हैं, भले ही जनता ने उनको चुनाव सत्ता पर बैठाया हो ना बैठाया हो, ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप भ्रम फैलाकर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं। मुझे लगता है ऋषभ जी, मैंने जैसे कि कहा कि आज मध्य प्रदेश का आप बजट देख लीजिए, इनके समय ये क्या छोड़ के गया था, 3.5 लाख करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश का। मुझे लगता है जो एक तर्क हो सकता है, बिल्कुल आंकड़े पर चर्चा हो सकती है धर्मेंद्र जी, निश्चित तौर पर। देखिए जी, अपनी बात आगे बढ़ाइए जी। पे चर्चा हम करना चाहते हैं कि हमारे हाथ में किस प्रकार का मध्य प्रदेश मिला था, आज किस प्रकार का मध्य प्रदेश ग्रो कर रहा है। मैंने तो आपको आंकड़े गिना दिया। देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। बीमारू का अटैक इन्हीं के राजीव गांधी की सरकार में मध्य प्रदेश को मिला था। आज मध्य प्रदेश देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, टॉप 10 इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है। आज मध्य प्रदेश की हम सिंचाई की बात कर ले तो कभी मध्य प्रदेश में
7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुआ करती थी, हाँ। 50 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई है। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मैंने बताया कि निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ करती थी और पॉजिटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो ये सारे पैमाने अपने आप में प्रूवन करते हैं कि मध्य प्रदेश अरे में आप तो विकास बता हुआ है। दीजिए, इसलिए मध्य प्रदेश में बार-बार कर्जा मध्य क्यों प्रदेश की लिया जनता आपने? चुनती है। मध्य प्रदेश और के लोकतंत्र में यह लोगों के कहना है ऊपर कि कितना चुनाव कर्जा लाद जीतना दिया है, इसका हिसाब किताब लिया चुनाव नहीं। जीतना आपने जीतना ये आंकड़ेबाजी कर विषय नहीं है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही जनसेवा की जाती है और भारतीय जनता पार्टी को जनसभा के लिए जनादेश मिला है। भारतीय जनता पार्टी सक्षमता के साथ में जनसेवा करेगी। निश्चित तौर पर देखिए धर्मेंद्र जी, अब देखिए कर्ज की बात है तो वो तो रिजर्व बैंक की अपनी गाइडलाइंस से अपने प्रदेश की एक सेहत के हिसाब से कर्ज लिया जाता है। वो सेहत मुझे लगता है गाइडलाइंस के अंतर्गत ही अभी तक कर्ज लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता ही जाने कि किसने कितना काम किया है तो वो तो हम यही तय करेंगे ना, आपकी सरकार थी आपने क्या किया, बीजेपी की सरकार में क्या हुआ, तो वो आंकड़े दे रहे हैं कि क्या जीडीपी हुआ करती थी, क्या आपके इतर आंकड़े हुआ करते थे और अब की कितना बदलाव आया है। तो इसमें तो थोड़ा अंतर आया है ना सर धर्मेंद्र जी। ऋषभ जी, हमारी माताएं बहनों को वादा किया गया चुनाव से पहले लाडली बहना के माध्यम से 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, क्या हुआ? दिए क्या चुनाव के बाद? नहीं दिए ना। तो ऐसे ही ये हर बार सरकार जब बनाते हैं तो किसी ना किसी प्रकार का प्रलोभन जनता को देकर ठगने का काम करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दूंगा, किसने कहा था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने। समय कम है धर्मेंद्र जी, हर गरीब के खाते में आएंगे, नहीं हर गरीब के खाते में 15 लाख आएंगे। ये जुमला किसने दिया था? मोदी जी ने। लेकिन उसके बाद इन्हीं के गृह मंत्री कह देते साहब वो तो जुमला है। तो इस प्रकार की बातें कर ये जनता को ठग लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन चलिए, अब आप सरकार में हैं, मैं तो आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, आप युवाओं के रोजगार के लिए बेहतर काम करिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करिए। आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, काफी तार्किक चर्चा आपने की है। अजय धबले जी, एक अंतिम रिएक्शन आपका। ऋषभ जी, मुझे लगता है कांग्रेस को प्रश्न उठाना तो कांग्रेस निश्चित रूप से प्रश्न उठाते रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता के साथ में जिस प्रकार से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसी दिशा में ये जो पहली बार मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव है, निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन में वो सारी बातें आएंगी, ये किस प्रकार से कॉन्क्लेव फ्रूटफुल हुआ और अब हम धरातल पर ये माइनिंग एक्सप्लोरेशन की जो बातें हैं, मशीन लर्निंग की जो बातें हैं, डिजिटली हमारे मिनरल सेक्टर को एक्सप्लोर करने की बातें, ये सारी आज प्रदेश के सामने आएगी और निश्चित रूप से एक फल माइनिंग कॉन्क्लेव के बाद में मध्य प्रदेश इस सेक्टर में भी ग्रो करेगा। ठीक है, मुझे लगता है तर्कों पे चर्चा होनी चाहिए। तर्कों पे चर्चा अभी तक हुई है और मुझे लगता है अगर कॉन्क्लेव ये हो रहा है, इसका क्या आउटपुट भी निकलेगा, निवेश क्या आएगा, कितना धरातल पर उतरेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप भी यहीं पर, हम भी चर्चा लगातार इस पर करते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल समय इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका धर्मेंद्र जी, आपका धबले जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार खनिज संपदा को भी बढ़ावा देने के लिए, जो प्राकृतिक संपदा को मध्य प्रदेश में पहले से मौजूद है, अब इसमें किस तरीके से रोजगार के अवसर पैदा किया जाए, आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ इसके जरिए मध्य प्रदेश बने, इन तमाम बिंदुओं पर फोकस मोहन सरकार कर रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय खनिज कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 अक्टूबर का यह आयोजन है जो आज संपन्न होने जा रहा है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।